हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे स्टेप 4। आज हमने करना है स्टेप 4। ठीक है, विच इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ठीक है, स्टेप 4 करना है। क्या है वो हमारे पास? रिडक्शन ऑफ मेटल साइड टू मेटल। ठीक है, हमने क्या किया था, जो लास्ट स्टेप किया था स्टेप 3, उसमें हमने मेटल्स को ओर्स को बेसिकली मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया था। अब हम मेटल ऑक्साइड से मेटल में उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, दैट इज रिडक्शन। तो आज हम वो करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम ना एक बार रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स मेटल्स को लिख लेते हैं। पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर पोटासियम के बाद क्या होता है, सोडियम। ठीक है, फिर क्या होता है, कैल्शियम। फिर क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, फिर क्या होता है, एल्यूमिनियम। फिर होता है जिंक। ठीक है, जिंक होता है, आयरन होता है, टिन होता है और लेड होता है। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन आता है, फिर आता है कॉपर और फिर आता है सिल्वर। कॉपर सिल्वर गोल्ड आपको पता है लेस रिएक्टिव होते हैं सबसे। तो ये रहता है आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, अगर बात करें हम ये स्टार्टिंग के मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की, मोस्ट रिएक्टिव इन मेटल्स की बात करें, तो इनमें से हमारे पास ये एल्यूमिनियम तक सबसे ज्यादा इनको हम 8 कैटेगरी में डाल देते हैं। जिंक से लेके लेड तक हम एक कैटेगरी में, और इनको हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो जरा, देखो हाइड्रोजन ही ले रहे हैं हम, बाकी सारे मेटल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम हाइड्रोजन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बात। तो मेटलर्जी है ना, हमने मेटल को निकाल मतलब एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखो अब क्या है, इनके लिए जो ये वाले फर्स्ट कैटेगरी के जो मेटल्स हैं, ठीक है, इन मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस से इनको कन्वर्ट करते हैं किसमें, मेटल में। ठीक है, तो इन सब के लिए ये प्रोसेस आ जाएगी किसमें, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इनके लिए इनके जो ऑक्साइड्स होंगे, इनको मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज करेंगे। उसके बाद जिंक से लेके लेड तक हम क्या यूज करेंगे, इनके जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, इनमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और इनको फिर मेटल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इनमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये दोनों होते हैं हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होंगे, इनमें हम करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कि हीट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, सिंपली हीट करेंगे। ठीक है, और उससे कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और सेल्फ रिडक्शन बोल सकते हैं कि खुद ही रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो सेल्फ रिडक्शन हो रही है इनमें। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं इन सब में रिडक्शन। तो बारी बारी डिस्कस करते हैं सारे ही। तो हमने क्या बेसिकली 3 मेथड्स करने हैं, एक हमने इलेक्ट्रोलिसिस करना है, एक हमने रिड्यूसिंग एजेंट लेके करना है, और एक हमने थर्मल डिकम्पोजिशन करनी है। ठीक है, तो सबसे आपको बता दिया मैंने इलेक्ट्रिक करंट किस में करना है, इनमें। ठीक है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट जिंक से लेड तक। ठीक है, फिर कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनके लिए आपने थर्मल डिकम्पोजिशन सिंपली सेल्फ रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी में थे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सी रिडक्शन होती है, ये होती, इसको हम बोलते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, कौन सा रिडक्शन हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ऑल राइट, इसके बाद देखो क्या है, देखो जैसे ना मैं एग्जांपल बताती हूँ उसका, किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है हमने। आप ना एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी देखो
मैंने आपको शायद पहले भी ये करवाया है, दो रॉड्स होती हैं, ठीक है। इन रॉड्स को हम क्या बोलते हैं, एक रॉड का नाम होता है कैथोड, एक रॉड का नाम होता है एनोड, ठीक है। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, इसको हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, ऐसे, ठीक है। जो नेगेटिव टर्मिनल से रॉड कनेक्ट हुई वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और जो वाली रॉड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करती है, वो अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिव को। जैसे कि देखो इसके अंदर मैंने डाल दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड डाल दिया। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के अंदर क्या होगा, एल्यूमिनियम के आयन होंगे और ऑक्साइड के आयन होंगे, ऐसे ही होगा, है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसके अंदर आयंस होते हैं। और वो आयंस कैसे हो सकते हैं, वो आयंस फिर कंडक्टिविटी शो करते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, अब जैसे आप टैप वाटर लेते हो या फिर सिंपल कह रहे हो डिस्टिल्ड वाटर लेते हो जिसमें सिर्फ वाटर होता है, तो उसके थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं है। तो जबकि आप टैप वाटर लोगे या प्रॉपरली कोई जिसके अंदर मतलब मिनरल रिच वाटर होता है उसको लोगे आप, तो उसके अंदर क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर आयंस होंगे। जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, पास करवा सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, उस सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाले आयंस हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और जो नेगेटिव आयन होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, सिंपल, है ना। तो देखो ऐसा जब होता है तो क्या हो रहा है, देखो तो ऐसा हो रहा है, हमें एल्यूमिनियम से मतलब है, ठीक है। तो हमें एल्यूमिनियम से मतलब है, वहां तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है ना। हमें एल्यूमिनियम से मतलब है, अच्छा जिस पे जो कैटायंस को अट्रैक्ट करता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैथोड। पर आप ना हमेशा इस चीज को ना ऐसे याद मत रखना, और इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड, क्योंकि एनायन को अट्रैक्ट। आपने ऐसे नहीं याद रखना है, क्योंकि दूसरे वाले जो सेल्स होते हैं ना, जब आप गैल्वेनिक सेल्स करते हो तो उसमें चीजें बदल जाती है ना। तो आप सिंपली ऐसे याद रखो, कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। क्या होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, ठीक है। तो रिडक्शन ही हो रही है, हो क्या रहा है, देखो कैथोड पे, कैथोड पे ऐसी रिएक्शन हो रही है कि जो एल्यूमिनियम के आयंस हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ को आ रहे हैं। वो देखो एल्यूमिनियम +3 है, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम बन गया ना मेटल। यानी कि जो मेटल है वो कहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, वो कैथोड के ऊपर ऐसे ऐसे डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस उधर निकल जाएगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है इसमें कि जो Al2O3 है, ठीक है, जब हमने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, एल्यूमिनियम हमारे पास अलग क्या हो गया, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। वैसे एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, बस आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये है बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो इस तरह से हम जो भी सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास ये वाला मेथड हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड करते हैं, सेकंड, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, फॉर फॉर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, जो मॉडरेट रिएक्ट करने वाले मेटल्स थे, ठीक है, जिंक से लेके लेड तक, उनको कैसे करवाते हैं, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, उसमें हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, सपोज कार्बन, तो क्या बन जाएगा, ये जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दिया तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये कार्बन और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या काम कर रहे हैं, एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से हम रिड्यूसिंग एजेंट डाल के
अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास मेथड क्या था? थर्ड था हमारे पास फॉर लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, फॉर लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए मैंने आपको बताया था सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया Cu2S। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस, इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा ये? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेसिकली ऑक्सीजन तो होती है प्रेजेंट, है ना, क्या बना देगा? Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, प्लस साथ में Cu2S, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और फिर यहाँ से हमारे पास क्या होगा? यहाँ से देखो सल्फर और ऑक्सीजन मिलके यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और क्या बन जाएगा? इधर कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाती है। बेसिकली ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और हमारे पास कॉपर मेटल हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि जब भी आपने रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का कोई क्वेश्चन आता है, बस आपको ये पता होने चाहिए। फिर इसमें याद रखना है कि पोटासियम से लेके एल्यूमिनियम तक उनमें क्या होगी? इलेक्ट्रोलिसिस होगी। ठीक है, उस तरह से रिडक्शन करवानी है। और अगर जिंक से लेके लेड तक जो ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स है, जिंक ऑक्साइड है, चाहे फेरस ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, इन सब में क्या करना है? अपने रिड्यूसिंग एजेंट्स डाल के इनमें रिडक्शन करवानी है। फिर लास्ट में आपके पास आ जाते हैं सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल होते हैं, उनमें थर्मल डिकम्पोजिशन होती है या फिर सेल्फ रिडक्शन होती है। ठीक, तो इस तरह से ये होगा। ऑलराइट, तो ये था आपके पास स्टेप 3 आपका। ठीक है, इसके बाद देखो लास्ट है आपके पास, लास्ट है आपके पास स्टेप 5। देखो हम पहुंच चुके हैं स्टेप 4 तक पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, हमने सीख लिया रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स टू मेटल। ठीक है, हमने ये सीख लिया। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है? इसके बाद आती है हमारे पास रिफाइनिंग। स्टेप 5 आता है रिफाइनिंग। ठीक है, अब क्या है? हमें क्या हुआ? हमने पहले फर्स्ट स्टेप करवाया, फिर हमने पल्वराइजेशन करवाई। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने ओर की कॉन्सेंट्रेशन करवा दी। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या करवा दिया? ऑक्साइड की फॉर्मेशन करवा दी। ठीक है, उसके मतलब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमने ऑक्साइड की फॉर्मेशन करवा दी। फिर फोर्थ स्टेप में हमने क्या करा? उस ऑक्सीजन मतलब बेसिकली रिडक्शन करवा दी और हमें मेटल मिल गया। अब हम इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं कि हमें ये जो मेटल है ये मिल गया। लेकिन क्या ये मेटल मिला ये प्योर है? तो नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? जो मेटल मिलता है इसमें अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहती है। ठीक है, तो देखो अब जो हमारे पास रिडक्शन होने के बाद जो हमें मेटल मिला वो कैसा है? इम्प्योर मेटल है। अब हमने उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। ठीक है, तो हम लास्ट स्टेप है हमारे पास जो है स्टेप 5, वो क्या है? रिफाइनिंग। ठीक है, क्या है वो? रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग बेसिकली क्या होता है? रिफाइनिंग होता है कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल इनटू प्योर मेटल is called refining of metals। ठीक है, इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना ही क्या होता है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ऑल राइट, अब देखो हमने क्या करना है? इसमें जो हम सबसे पहला मेथड डिस्कस करेंगे वो हमारे पास कौन सा होगा? वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड आ गया, यानी कि हमने NING कर लेना है यहाँ पे, NING। आपको पता है जहां पे इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड यूज हो गया है मतलब वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस होने वाली है। इलेक्ट्रोलिसिस होने का मतलब है कि हमने वहां पे क्या करना है? चार्जेस मतलब बैटरी लगानी है, 2 रॉड्स लगानी है, और जो 2 रॉड्स हैं वो कैसी हो जाएंगी हमारे पास?
पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो, यहाँ पे लिख लो, व्हेन रिफाइनिंग इज डन, क्या होती है बेसिकली ये, व्हेन refining is done, refining is done with the help of, with the help of electricity, electricity, that is called इलेक्ट्रो रिफाइन। ठीक है, सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है जब हम रिफाइनिंग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करेंगे। आपको पता है कि जब ऐसा होगा तो हमारे पास एक क्या होगी, एनोड होगी, एक कैथोड होगी। ठीक है, एक एनोड होने वाली है, एक कैथोड होने वाली है। ठीक है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो एनोड। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे पास इम्प्योर मेटल होती है, इम, हमने क्या करना है ना, जिसकी भी हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, एक साइड हमारे पास जो अभी तक हमें सारे स्टेप्स करने के बाद जो इम्प्योर मेटल मिला है, और एक तरफ हमने क्या रखना है, प्योर मेटल। जो इम्प्योर मेटल की रॉड है, इम्प्योर मेटल की रॉड है, उसको आपने एनोड बनाना है, मतलब उसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और जो प्योर रॉड होगी, प्योर मेटल होगा, उस प्योर मेटल की रॉड को आपने किससे कनेक्ट करना है, नेगेटिव से, यानी कि वो क्या बन जाएगी, कैथोड। तो क्या बोल सकते हैं कि जो एनोड है वो इम्प्योर मेटल है और जो कैथोड है वो प्योर मेटल है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो क्या है नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्या है। अच्छा, एक और चीज, कैथोड होती है, एनोड, और एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भी होता है जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे लिखो कि जो इलेक्ट्रोलिटिक आपके पास जो सोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलिटिक जो सोल्यूशन होगा, उसको क्या लेना है आपने, सोल्यूशन ऑफ मेटल whose refining has to be done, has to be done। क्या करना है आपने, तीन चीजें होती है इलेक्ट्रोलिसिस में, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। एनोड आपने इम्प्योर मेटल लेनी है, कैथोड आपने प्योर मेटल लेनी है, और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आपने जिसकी भी रिफाइनिंग कर रहे हो उसका सोल्यूशन लेना है बेसिकली। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल करते हैं, हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है, कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो एनोड है वो हम क्या लेंगे, वो हम लेंगे इम्प्योर कॉपर, जो हमने अभी तक निकाला है 4 स्टेप करके, इम्प्योर कॉपर। ठीक है, और जो कैथोड है वो हम क्या लेंगे, वो हम लेंगे प्योर कॉपर। ठीक है, कोई भी प्योर कॉपर की रॉड लाके वो ले लेंगे। ठीक है, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट एक ही बात है। ठीक है, वो हम ले लेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है वो आपको पता है कॉपर का सोल्यूशन है ना, तो आपने वो लेना है। ठीक है, तो ये चीजें आप कब लेंगे, ये सिर्फ आप कॉपर की रिफाइनिंग में ही लेंगे, ऐसे मत करना किसी और की रिफाइनिंग में भी। हमें सोल्यूशन वही लेना है जिस मेटल की हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, जैसे जिंक की कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बस करते हैं अब रिफाइनिंग। ठीक है, ये ले ली हमने। ठीक है, इसके अंदर हमने सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है, कौन सा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है, ऊपर हमने 2 रॉड्स लगा ली, ये है सपोज एनोड। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है, और ये है कैथोड, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगी, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली
जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो इम्प्योर कॉपर होती है ना, इम्प्योर कॉपर होगी। और जो नेगेटिवली चार्ज होगी वो प्योर कॉपर होगी। क्या होगी वो? प्योर कॉपर। ठीक है। नेक्स्ट काम क्या है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है वो किसका है हमारे पास? वो है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट मतलब कि उसके अंदर कॉपर +2 के आयंस होंगे और सल्फेट SO4 2- के आयंस होंगे। फिर से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वैसे इनके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। जो कॉपर आयंस होंगे वो किसकी तरफ? नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, और जो सल्फेट होगा वो इसकी तरफ मूव करेगा। अब ऐसा होने से क्या होगा? देखो, ऐसा होने से ऐसा होगा कि देखो, कैथोड पे तो सिंपल सी रिएक्शन होगी। कैथोड हमारे पास क्या है? प्योर कॉपर है ना, ये है कैथोड। जिसपे रिडक्शन होती है वो कैथोड होता है, और जिसपे ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है? एनोड। ठीक है। तो देखो, हमारे पास ये कैथोड है, कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन। जो कॉपर +2 वाले आयंस होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और कॉपर बन जाएंगे। ठीक है। यानी कि हो क्या रहा है, जितने भी सोल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस है वो नेगेटिव वाली तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो कॉपर बन के वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, कॉपर बन गया है ना। +2 चार्ज था, 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ने न्यूट्रलाइज हो गया, और हमारे पास ये बन गया। ठीक है। तो ये कॉपर होगा, ये कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा? ये डिपॉजिट हो जाएगा, विल डिपॉजिट एट, कहाँ पे? एट कैथोड। ठीक है। ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। एनोड पे क्या हो रहा है? देखो, एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा है? एनोड पे जो कॉपर था, ठीक है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो कॉपर था, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ठीक है। और क्या बन रहा है वहां पे? पॉजिटिव बन रहा है ना, ऐसे ही ना, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और ये बन रहा है। अब जब ये बन रहा है, देखो हो क्या रहा है बेसिकली, हो कुछ ऐसे रहा है, ये तो मैंने आयनिक इक्वेशन लिखी ना। हो ऐसे रहा होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर सल्फेट जा रहा है। ठीक है। तो SO4 2- उधर जा रहा है, यानी कि कॉपर सल्फेट बन रहा है फिर। ठीक है। क्या बन रहा है उधर? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट कब बनेगा? क्योंकि देखो सल्फेट आ रहा है, यानी कॉपर में +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट जब बनेगा तो यहाँ पे कॉपर +2 के आयंस बनेंगे, और वो कहाँ पे चले जाएंगे? वाटर के अंदर, मतलब इसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास कॉपर +2 जाके डिपॉजिट हो रहा है, और इस वाली रॉड के अंदर जो ये इम्प्योर कॉपर था, यहाँ से जो प्योर कॉपर था वो सल्फेट के साथ मिलके दोबारा से यहाँ जा रहा था, और जो यहाँ हमारे पास कॉपर +2 बन रहा है वो इधर जाके डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है। तो यही साइकिल चलती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारे पास क्या होगा, जो ये कैथोड होगी, ठीक है, जो कैथोड होगी ये थिक हो जाएगी। ठीक है। जो ये कैथोड है वो कैसी हो जाएगी? थिक हो जाएगी। और जो ये एनोड होगी वो थिन हो जाएगी, है ना। एनोड है वो थिन हो जाएगी, ऐसे ही हो रहा है। एनोड बेसिकली क्या है? इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर में से जो प्योर कॉपर है वो कॉपर सल्फेट में मिल रहा है, वो जा रहा है सोल्यूशन के अंदर, और वहां से वो किसके ऊपर जा रहा है? कैथोड के ऊपर जाके ऐसे डिपॉजिट हो रहा है। ये वाली रिएक्शन हो रही है। ठीक है। वो कॉपर क्या कर रहा है? वो कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहा है। एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि ये तो खत्म ही हो जाएगी। ठीक है। और ये पूरी की पूरी यहाँ के डिपॉजिट हो जाएगी। तो होता क्या जाएगा कि जो कैथोड होती है वो थिक होती है, और जो एनोड है वो थिन होती जाती है, पतली होती जाती है। ठीक है। तो होगा क्या, ये चीज हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, हम बोलते हैं एक एनोड मड। एनोड मड एक नाम होता है इसमें। एनोड मड बेसिकली क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज थी, देखो इम्प्योर कॉपर के अंदर कॉपर था और उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज थी। कॉपर तो जाके बढ़िया से डिपॉजिट हो गया उधर कैथोड के ऊपर, लेकिन जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज थी वो एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, यहाँ इकट्ठी हो जाएगी सारी, एनोड के नीचे यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि वो तो कहीं गई नहीं ना, वो तो एनोड के ऊपर ही रहेगी। तो वो एनोड के पास डिपॉजिट हो जाएगी सारी। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एनोड मड। ठीक है। किसको बोलते हैं? impurities left behind, impurities left behind, left behind at the bottom of, at the bottom of
एनोड इज कॉल्ड एनोड मड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? एनोड मड। ओके, इसके बाद देखो, ये हो गया आपके पास क्या? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, क्या किया हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में? हमने देखा कि हमारे पास क्या होती है, रॉड्स होती हैं। ठीक है, कैथोड एनोड। ठीक है, कैथोड होती है प्योर कॉपर और जो एनोड होती है वो होती है इम्प्योर कॉपर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हम एक्व सोल्यूशन ले लेते हैं कॉपर का। होता क्या है, जो एनोड कैथोड के ऊपर बेसिकली कॉपर डिपॉजिट होता रहता है और एनोड से कॉपर जो होता है प्योर, वो सोल्यूशन के अंदर जाता रहता है बस। और वो जो जाता है वो कॉपर सल्फेट की फॉर्म में फिर से कॉपर+2 के आयंस कहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे? प्योर कॉपर के ऊपर। ऐसा होने से क्या हो जाएगा, जो कैथोड है वो थिक हो जाएगी और जो एनोड है वो थिन हो जाएगी, और बची हुई इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद होती है, देखो हमारे पास नेक्स्ट होती है वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, लिखो वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, वेपर फेज से हमें पता चल रहा है कुछ वेपर फेज, जो वेपर्स बन जाते हैं ना, उनमें रिफाइनिंग होगी। अब ना ये करवाने से पहले ना मैंने आपको अच्छा यहाँ पे लिख लो, वेपर फेज रिफाइनिंग जो है ये हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है, जो वेपर फेज रिफाइनिंग है दो तरह की होती है। ठीक है, एक होता है हमारे पास इसमें मॉन्स प्रोसेस। ठीक है, और एक होता है इसमें वेन आर्कल मेथड। क्या होता है? वेन आर्कल, वेन आर्कल मेथड। ठीक है, ये होते हैं दो मेथड्स। ठीक है, जो ये फर्स्ट वाला होता है मॉन्स प्रोसेस, बेसिकली किस लिए होता है? इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ, रिफाइनिंग ऑफ निकल। निकल की रिफाइनिंग के लिए यूज होता है, और ये किस लिए यूज होता है? इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ जर्कोनियम। ठीक है, एंड टाइटेनियम। जर्कोनियम और टाइटेनियम की रिफाइनिंग के लिए यूज होता है वैन आर्कल, और मॉन्स प्रोसेस होती है रिफाइनिंग ऑफ निकल में। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है कि जैसे निकल है, ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, जैसे निकल है, पहले ये मॉन्स प्रोसेस कर रहे हैं हम। ठीक है, ये मॉन्स प्रोसेस बता रही हूँ मैं, कि जैसे निकल है, ठीक है, कैसा है? ये इम्प्योर निकल है। ठीक है, ये इम्प्योर निकल है जो कि हमें 4 स्टेप से मिला। ठीक है, उसके अंदर हमने सीओ कार्बोनिल डाल, कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दिया। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया? निकल CO4। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नाम क्या होगा इसका? निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, और ये कैसा होता है? जो निकल टेट्रा कार्बोनिल होता है, ये होता है वॉलेटाइल नेचर का। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि निकल था, इम्प्योर निकल था। निकल इम्प्योर मतलब कि निकल भी होगा उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होगी। हमने उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड डाली, तो हुआ क्या कि जो निकल होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बना देगा ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो इम्प्योर और हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, वॉलेटाइल हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगी? इम्प्योरिटीज तो होगी ना, प्योरिफिकेशन, सॉरी रिफाइनिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, फिर हम क्या करेंगे, जो ये निकल कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल था, हम इसको हीट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा फिर? निकल। कैसा वाला निकल है? अब की बार ये प्योर निकल हमारे पास बन गया। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ऑल राइट, तो ये है हमारे पास मॉन्स प्रोसेस, बहुत इजी थी ये, है ना? उसके बाद है वेन आकल मेथड। ठीक है, वेन आकल मेथड। ठीक है,
ये जिंक की, जर्कोनियम की और टाइटेनियम की रिफाइनिंग के लिए यूज होता है। कैसे? ये हो गया जर्कोनियम, ठीक है, इसमें I2 पास करा, ठीक है, क्या बच जाएगा, Zr I4, ठीक है, ये इम्प्योर था, ठीक है। जो इम्प्योर जर्कोनियम था, इम्प्योर जर्कोनियम में जर्कोनियम ने बना दिया आयोडीन के साथ ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पीछे इम्प्योरिटीज रहेगी। फिर उसके बाद सेम वही चीज, इसको हम हीट कर देंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये प्योर जर्कोनियम बन जाएगा और साथ में I2 इवॉल्व हो जाएगी इधर भी, ठीक है। सेम टाइटेनियम के साथ क्या होगा, टाइटेनियम क्या करेगा, I2 के साथ क्या बना देगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या बन जाएगा, TiI4, ठीक है। फिर से हम इसको हीट करेंगे, हमारे पास टाइटेनियम बन जाएगा प्योर और साथ में I2 इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये प्रोसेस होती है, क्या, इसको हम बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, कि वेपर्स में जो वॉलेटाइल चीज है वो उड़ गई, पीछे इम्प्योरिटीज रहेगी, फिर उस इम्प्योर जो वेपर फेज में बनी होगी उसमें से हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, बस, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास है नेक्स्ट मेथड, हमारे पास है थर्ड मेथड, क्या है, लिक्वेशन प्रोसेस, क्या है, लिक्वेशन प्रोसेस, ठीक है। देखो लिक्वेशन प्रोसेस क्या मतलब हुआ इसका, लिक्वेशन मतलब लिक्विड, यानी कि कुछ लिक्विड फेज में रिफाइनिंग होगी, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ दोज मेटल्स, दोज मेटल्स whose melting point, whose melting point is less than the impurities, ठीक है। क्या होगा, ये बेसिकली उनके लिए यूज होती है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है इम्प्योरिटी से। और इसके एग्जाम्पल पता है कौन आते हैं, इसके एग्जाम्पल में जैसे आ गया आपके पास लेड, ठीक है, ठीक है। जैसे कि जो लेड ना एग्जाम्पल जैसे होगा क्या, कि जैसे हमने ये लेड ले लिया, ठीक है, तो ये इम्प्योर है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज है। हमने नीचे से ना इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है। इसको जब हमने हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, सॉलिड है ये पहले, है ना, फिर होगा क्या कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होगी ऐसे, ठीक है। होगा क्या, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, ठीक है, जो लेड है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो ये लिक्विड पहले बन जाएगी, ये सॉलिड ही रह जाएगी और हम इसको ऐसे फ्लो करने के लिए लगा देंगे। जैसे ही लेड लिक्विड बनेगी वैसे ही हम इसको बुझा देंगे, जो नीचे हमने ये लगाई है ना, इसमें ये बर्नर या फर्नेस जो भी है, इसको हम क्या कर देंगे, बुझा देंगे, ठीक है। तो पीछे इम्प्योरिटीज तो सॉलिड फॉर्म में रहेगी और जो लेड है वो बह जाएगी पूरी ऐसे, ठीक है, और उसको फिर यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्योर मेटल, ठीक है। तो ऐसे मिल जाएगा हमें प्योर मेटल, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस, इसमें लिखो दिस मेथड is used for those metals which are volatile in nature, ठीक है, जो नेचुरली वॉलेटाइल होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था कि जो जिंक, कैडमियम, है ना, और जो हमारे पास मरकरी होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है, जल्दी मेल्ट कर जाते हैं। जैसे कैडमियम मरकरी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता है सबसे ही कम होता है ना, हमने किया था, मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है इसका।
जिसकी वजह से हम मरकरी को यूज करते हैं किसमें, थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं, है ना, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हल्का सा टेम्परेचर मिलता है, इसका लेवल बढ़ जाता है, तो हम इसे नोट डाउन कर सकते हैं टेम्परेचर, है ना, थर्मोमीटर के अंदर। तो बेसिकली इनका इनको और हीट मिलेगी, ये तो पेपर बन जाएंगे, गैस में कन्वर्ट। ऐसे ही होता है ना, पानी आप छोड़ते हो, आपने बर्फ निकाली फ्रीजर से, उसको टेम्परेचर दिया हल्का सा, तो वो पानी बन जाएगा, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको और आप हीट करोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर देते रहते हैं, वो फेजेस हमारे पास और चेंज होते रहते हैं, मतलब गैस की तरफ को रैंडमनेस बढ़ती है, गैस की तरफ को जाते हैं। तो इनका टेम्परेचर, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, यानी कि वेपर फेज में भी जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो होता क्या है कि हम ना इम्प्योर मेटल्स को लेते हैं, ऐसे डिस्टिलेशन करनी है हमने, आपने डिस्टिलेशन के लिए देखा होगा, लैब्स में होती है डिस्टिलेशन जैसे। हम क्या करेंगे, हम ना इस तरह से वो ले लेंगे, इसके अंदर ना हम ले लेंगे इम्प्योर मेटल। क्या ले लिया इसके अंदर हमने, इम्प्योर मेटल, ठीक है। और फिर नीचे से हमने क्या करना शुरू किया, नीचे से हमने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है, हीट करना हमने नीचे से शुरू किया। हीट करेंगे तो क्योंकि जो जिंक कैडमियम मरकरी है, ये क्या है, ज्यादा वॉलेटाइल नेचर के है, तो ये क्या होंगे, हवा में बेसिकली ये आ जाएंगे ऐसे, हवा में नहीं, मतलब ये क्या होंगे, ये ऊपर को चले जाएंगे, और इसको हम इस तरह से ऐसे जोड़ेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ये इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योर मेटल, ठीक है। अब ये ज्यादा, और पीछे क्या रह जाएगी, पीछे हमारे पास बच जाएंगी इम्प्योरिटीज, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज है दैट विल लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। यहाँ पे क्या रह जाएगी, इम्प्योरिटीज विल लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, लेफ्ट बिहाइंड। तो इस तरह से हम ये मेथड्स यूज करते हैं रिफाइनिंग के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।